नेक्स्ट यूनिट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स, एक फेयोल के एक टेलर के, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी है। पहले हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स करते हैं। वह तो सिंपल है सब, लेकिन 2-3 में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें कौन सा लिखना है, उसको ध्यान से सुनिएगा। हेनरी फेयोल ने जो है वो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और 14 प्रिंसिपल्स के अंदर ये क्लियर किया है कि कोई भी संस्था हो जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी हो, वहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे। हेनरी फेयोल जो है ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, और इन्होंने एज ए माइनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया था 1860 में एक फर्म को। और वहाँ पर जो है ड्यूरिंग वर्क वो ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर पे से रिसर्च करते रहे, और प्रैक्टिकली देखते रहे कि किस चीज़ को लागू करने से क्या जो है क्या आउटपुट आ रहा है, या किसी चीज़ को कितना बढ़िया कैसे किया जा सकता है। और फाइनली जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की, जिससे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये उन्होंने एक अपने जनरल में एक बुक में लिखी 1917 में, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाया गया है तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से 1949 में। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हर व्यक्ति को एक ही टुकड़ा दो छोटा सा, ताकि वो उस चीज़ को ही बार बार रिपीट करके एक ही चीज़ करता रहेगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, कॉस्ट कम आएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, काम जो है कम कॉस्ट में अच्छा होगा। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कार्य को करने के लिए जितनी पावर चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज के रूप में, मनी के रूप में, टाइम के रूप में, डिसीज़न मेकिंग के रूप में, वो देनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब होता है काम, कि क्या काम दिया। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। जितना काम है उसी के अकॉर्डिंग पावर हो, अदरवाइज़ पावर के ज़्यादा होने पर मिसयूज़ ऑफ पावर होता है, और अगर काम ज़्यादा हो गया, पावर कम दी, तो काम होता ही नहीं है। अथॉरिटी किसी को भी दे सकते हैं पावर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की होती है। एक तो अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअली वर्ड तो 3 होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम किसी को भी दे सकते हैं, यानी काम भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन जो आंसरेबिलिटी है, ऑब्लिगेशन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है, ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, वो हम किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में फिर से करेंगे, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो अगर हमने अपने हिस्से का कुछ काम दूसरे से करवाया, मान लो मैं आपको चार्ट बनाने के लिए देती हूँ, आपने अच्छा नहीं बनाया, तो मैं अपने बॉस को ये नहीं कह सकती कि क्योंकि आपने अच्छा नहीं बनाया इसीलिए भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी तो मेरी ही रहेगी, आंसरेबिलिटी तो मेरी ही है। मैंने आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पावर दी थी चार्ट यूज़ करने की, अपने पास से चार्ट दिया है, कलर्स दिए हैं, टाइम दिया है। अथॉरिटी वो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चार्ट बनाना, और अकाउंटेबिलिटी मेरी है, मेरे को अपने बॉस के प्रति जवाबदेही है अगर वो काम ठीक से नहीं हुआ तो। उसके बाद डिसिप्लिन, इसको ध्यान से सुनिएगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना। अब ये रूल्स हमारे एग्रीमेंट वाले रूल्स भी हो सकते हैं, संस्था के भी। तो बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में ना एक एग्जांपल दिया है कि संस्था में जो है एक एग्रीमेंट हुआ वर्कर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में, कि अगर वो उनसे एक्स्ट्रा आवर्स काम कराएंगे मैनेजर्स, तो वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। तो ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अनुसार अगर उनसे एक्स्ट्रा काम कराया गया वर्कर्स से और उनको पेमेंट नहीं मिली, तो इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं है। एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो करना और संस्था के रूल्स को फॉलो करना, ये दोनों डिसिप्लिन में है। तो ये वाले एग्जाम्पल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर काम करवाने के बदले तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल नहीं, ये रेमुनरेशन है। ये डिसिप्लिन का ही है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा है। आपको लैंग्वेज में मिलेगा कि उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। एक बार में एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस ऑर्डर करे। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट के पीरियड है, तो एक पीरियड में एक ही टीचर आता है, 5 इकट्ठे पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ये समझने में किसको फॉलो करें और किसको नहीं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
एक जैसी एक्टिविटीज़ जिनका एक ही टारगेट है उनको एक ही हेड के तहत होने चाहिए। इसी के आधार पर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जैसे प्रोडक्शन से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से संबंधित सेल्स में। इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको, डिसिप्लिन में और आगे रेम्यूनरेशन आएगा उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि अगर कभी हमें ग्रुप के इंटरेस्ट हित को देखना और अपना, तो ग्रुप वाला काम करना चाहिए जिसमें सबका भला हो, खाली अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे इंटरव्यू चल रहा है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कोई कैंडिडेट मेरा रिश्तेदार है तो उसका सिलेक्शन कर लूँ। उसको उस कैंडिडेट का सिलेक्शन करना चाहिए जो संस्था के लिए अच्छा हो, जो संस्था को कुछ रिवेन्यू अर्न कराए, संस्था के लिए असट साबित हो, उसमें चाहे फिर वो उसका रिश्तेदार भी निकले। लेकिन सिर्फ इसलिए किसी का सिलेक्शन कर लेना क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसको ध्यान से सुनिए, कर्मचारियों को फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर का मतलब इतना तो मिले, फेयर और रीजनेबल दोनों होने चाहिए, इतना तो मिले। देखो फेयर का मतलब तो ये है कि जितना काम किया उतना, रीजनेबल का मतलब है इतना तो मिले कि उसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में कर्मचारियों को इतना अच्छा काम नहीं आता होता, जब वो नए नए ज्वाइन करते हैं, तो छोटी छोटी बात पे तनख्वाह नहीं काटनी चाहिए, उनको थोड़ा सा रेम्यूनरेशन जो है रीज़नेबल देना चाहिए ताकि वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ चीज़ों से संबंधित डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, कुछ से संबंधित नहीं दे सकते। तो अगर डिसीजन मेकिंग पावर्स बॉस अपने तक रखता है तो यह है केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग पावर्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है तो नीचे स्तर तक, यानी कि टॉप ने मिडिल लेवल को दिया, मिडिल लेवल ने लोअर को दिया, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण। तो जनरल के जो काम होते हैं उनमें हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, और जो बहुत ख़ास काम होते हैं, स्ट्रैटेजिक वर्क होते हैं, उसको बॉस अपने पास रखता है। तो आपको अपनी बुक में एग्जांपल मिलेगा पंचायत सिस्टम का। हमारे देश में जो है गांव के स्तर तक काम कराने के लिए पंचायती राज या पंचायत सिस्टम है, जिसके तहत पावर्स ऊपर से लेकर गांव के निचले स्तर पंचायत तक ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये क्या है? ये है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन को हिंदी में बोलते हैं सोपान श्रृंखला, कि अगर हमें एक कर्मचारी से कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो उसका एक प्रॉपर पैसेज रास्ता होता है। तो इसमें एक इन्वर्टेड वी बना करके दे रखा है बुक में। ए को जेड से बात करनी है, ए जो है पहले अपने बॉस, फिर वो उससे अपने बॉस, लास्ट में पहुंच के फिर नीचे आते हैं, यूं करके ये आपको वो मिलेगा डायग्राम। उसको तोड़ नहीं सकते। एमरजेंसीज में हो सकता है कि डायरेक्ट एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे से बात कर ले, लेकिन वो भी तब वो दोनों सेम स्तर पे काम कर रहे हो। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर एचआर मैनेजर से बात कर सकता है एमरजेंसीज में डायरेक्ट, अदरवाइज प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को कहेगा, जनरल मैनेजर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को कहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर फिर वापस उस लेवल के जो आपका जनरल मैनेजर है उस तक आएगा, फिर जनरल मैनेजर उस बात को किसको कहेगा? एचआर मैनेजर को। मतलब बीच में एटलीस्ट मैनेजर या आपका मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ही है। अगर जनरल मैनेजर को भी हटाए तो प्रोडक्शन मैनेजर को, अगर एचआर मैनेजर से बात करनी है तो प्रोडक्शन मैनेजर पहले एमडी से बात करेगा, एमडी फिर करेगा एचआर से, डायरेक्ट नहीं कर सकते। इमरजेंसी में ये करते हैं तो दोनों एक स्तर पे भी काम कर रहे हैं, दोनों की पोस्ट एक ही है, दोनों डिपार्टमेंटल हेड ही हैं, लेकिन होगा सेम लेवल पे, और इस स्थिति को बोलते हैं गैंग प्लांक। उसके बाद ऑर्डर। हर व्यक्ति यानी व्यवस्था, हर व्यक्ति और चीज़ के लिए संस्था में एक जगह निश्चित होनी चाहिए, और हर चीज़ और वह व्यक्ति उसी जगह पर मिलना भी चाहिए। ऐसा करके कैओस नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है हमारी। जैसे घर में भी जो हर सामान की एक पर्टिकुलर जगह होती है, अगर वहाँ नहीं रखा तो फिर हमारा ढूंढने में समय व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है इक्विटी, समता। इसको भी ध्यान से सुनिए, इसमें और रेम्यूनरेशन में अक्सर कन्फ्यूज़न कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें होता है कि जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर किसी भी दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसमें तनख्वाह वाला ही एग्जांपल दे देते हैं कि ए और बी दोनों कर्मचारी थे, ए और बी ने बराबर काम किया, लेकिन हमने जो है ना ए को इसलिए तनख्वाह ज़्यादा दे दी क्योंकि यहाँ पर वो हमारी जाति से संबंध रखता है,
हमारे धर्म से। तो यहाँ पर हमने समता को फॉलो नहीं किया। अगर ये जाति धर्म वाला कंसेप्ट नहीं लगाते, सीधा लिखते दोनों एक ही लेवल पे हैं और समान नहीं दिया वेतन, तो आता कि हमने पारिश्रमिक के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। कर्मचारियों को इतना समय अवश्य दे कि वो संस्था में जम जाए। नए कर्मचारी आते हैं, छोटी छोटी बातों पर इन्हें नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत। कंपनी को लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना चाहिए नए नए आइडियाज़ देने के लिए, और अगर वो आइडियाज़ देते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। ऐसे आइडियाज़ जिनसे लागत कम होती है, समय कम लगता है। कंपनी को एक सजेशन बॉक्स जो है अपने डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए। कोई नया आइडिया, अच्छा आइडिया, तो सब अपना सजेशन उसमें लिख करके उसमें डाल दे बॉक्स में। तो यही इनिशिएटिव वाली चीज़ आपको प्रिंसिपल में पूछी गई है। सेम जो है आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, वहाँ भी आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रिंसिपल पूछा गया है। ये फेओल का पूछा गया है तो आंसर है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और अगर टेलर का पूछा है तो अलग आंसर आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। टीम में मिलजुल कर काम करना चाहिए, अलग थलग काम नहीं करना चाहिए। ये तो फेओल के हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, इक्विटी और डिसिप्लिन, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है और किसी में नहीं होगा। तीनों का मैंने आपको बता दिया है कि उसमें रेमुनरेशन में कार्य के अनुसार फेयर और रीज़नेबल, 2 वर्ड है, फेयर और रीज़नेबल रेमुनरेशन मिले। इक्विटी यानी समता में है, जाति धर्म आधार जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो। और तीसरा हमारा था डिसिप्लिन, जो एग्रीमेंट किया है किसी भी चीज़ का, चाहे तनख्वाह का ही एग्रीमेंट है, उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं एग्रीमेंट के, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं ये दिए थे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, और ये भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर, वो माइनिंग इंजीनियर थे। फेओल माइनिंग इंजीनियर थे, खान में काम करने वाले, और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने तो ना बाकायदा फैक्ट्री में को एक लैब ही बना दिया है, चेक करते रहते हैं एक वर्कर 10 मिनट में कितना यूनिट बना रहा है। तो बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेशन थी। इन्होंने एक तरीके से आदमी को मशीन बना दिया है उस टाइम में। जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ना, तब ऐसे ही वर्कर्स को रखा जाता है, एक मिनट का हिसाब। 4 ही प्रिंसिपल हैं। फेओल के 14 है, इसके 4। पहला है इसका साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है उन्हीं तकनीकों को इस्तेमाल करना चाहिए जो आज की डेट में सक्सेसफुल हैं। पिछली जो तकनीकें आ रही हैं उनको आप इवेल्युएट करें, काम की हैं, बेटर है तो रखो, नहीं तो ख़त्म करो, नहीं लाओ, जिनसे कॉस्ट कम हो और जिससे हमारा आउटपुट ज़्यादा है। पहला ये है। चौथा प्रिंसिपल आपका है, दूसरा तीसरा बाद में करेंगे। चौथा प्रिंसिपल है हर कर्मचारी को उसकी मैक्सिमम कुशलता के तक पहुंचाना। तो हर कर्मचारी को ट्रेनिंग और एजुकेशन के अवसर देने चाहिए ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़े। कोई क्लर्क अपॉइंट हुआ है तो रिटायरमेंट क्लर्क पे ही ना हो, उसको एजुकेट करें, ट्रेन करें, नई चीज़ें सिखाएं ताकि फर्दर वो जब रिटायर हो तो ऊंची पोस्ट से हो। बीच के 2 जो है वो मिलते जुलते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। एक तो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मित्रता ना कि डिस्कॉर्ड को बोलेंगे टकराव। तो इसमें आपको बताना है कि वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखें, एक दूसरे के प्रति विचार अच्छे रखें। तो इसमें आपका एग्जांपल जो आएगा वो आपको दिखाना है कि अगर मैनेजर्स को कुछ एक्स्ट्रा लाभ हुए हैं तो उसमें वर्कर्स को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर जो कर्मचारी हैं उनको कोई रोष व्यक्त करना है, शिकायत करनी है, तो धरने पे नहीं चला जाना चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं चला जाना चाहिए। उनको जैसे जापान में होता है, वर्कर्स अगर नाराज़ है तो एक काले रंग के रिबन का बैच लगा लेते, काम और भी स्पीड से करते हैं ताकि मैनेजर्स को पता चले हम गुस्से में हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मतलब उनका नाराज़गी व्यक्त करने का तरीका भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों एक दूसरे से मित्रतापूर्ण संबंध वो रखें। क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्लास मतलब वर्कर क्लास और मैनेजर क्लास, यानी एलीट सेक्शन और वर्कर सेक्शन। जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में होता है ना, एक शोषित वर्ग, एक शोषण करने वाला वर्ग, उनके अंदर ये वाला कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं होना चाहिए।
अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है सहयोग ना कि व्यक्तित्ववाद, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का विस्तृत रूप है। इसमें आपको ध्यान देना कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन किसी ने दिया है, किसी ने ऐसा सुझाव दिया है जिससे लागत कम हो रही है, आउटपुट ज़्यादा, तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाले प्रिंसिपल का ही विस्तृत रूप है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर सुझाव वाली बात आए तो कॉपरेशन आंसर है। अगर आ जाए कि उनको एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिलने चाहिए तो ये कौन सा है, हार्मनी। अगर मतलब गेंस में अगर उनको अपने कंपनी के लाभों में हिस्सा मिलना चाहिए तो ये हार्मनी है। और अगर कोई नाराज़गी है तो एक दूसरे को हम वैसे व्यक्त करें, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में व्यक्त ना करें। तो कोऑपरेशन में आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव सजेशन, हार्मनी में आपको बताना है कि वर्कर्स जो हैं वो और मैनेजमेंट एक दूसरे के प्रति अपनी सोच अच्छी रखे, और अगर कोई बड़ा हुआ प्रॉफिट है उसमें हिस्सा जो है मैनेजमेंट वर्कर्स को दे। अब देखो जो हमने फेयोल में प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत किया है सजेशन देने वाला, वो यहाँ आ गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। तो आपको पढ़ना है, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पूछा है कि फेयोल का है तो आंसर इनिशिएटिव आएगा, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का है तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आएगा। ये तो 4 हो गए प्रिंसिपल। उसके बाद टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। टेलर ने दोनों को अलग अलग किया, प्लान को भी प्रोडक्शन को भी। 4 वर्कर रखे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 रखे प्रोडक्शन में, 4 क्लर्क जो थे प्लानिंग में है और 4 बॉस जो हैं प्रोडक्शन में हैं। तो चारों के नाम रटने हैं। ये एक सेट में पूछ सकते हैं प्लानिंग के अंदर कौन से 4 क्लर्क आते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में 4 है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब प्लानिंग इंचार्ज का सुनिए वो क्या काम कराता है इन 4 क्लर्क से। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है आज एक व्यक्ति को, एक वर्कर को क्या क्या काम करना, आते ही कार्ड पकड़ा देते हैं और वो आके वही काम करता है। रूट क्लर्क बताता है कि काम कहाँ कहाँ से होके गुजरेगा, मतलब किस किस के थ्रू जाएगा, कौन कौन सी मशीन के थ्रू जाएगा, पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। ये सिर्फ लिखते हैं, लिख के पकड़ाते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है कि किसी काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा और कितनी लागत लगेगी। अगर किसी काम को करने में घंटा लगना है और लागत जो है वो 5 किलोग्राम इनपुट की है तो उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, और टाइम जो है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन रूल्स बताता है कि कितने बजे वर्कर्स को आना है, कितने बजे जाना है, यूनिफॉर्म में आना है आदि। प्रोडक्शन इंचार्ज फैक्ट्री के अंदर काम करता है और वो ये चेक करता है। स्पीड बॉस ये चेक करता है काम जो है समय से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैंग बॉस ये चेक करता है कि वर्कर के आने से पहले मशीन तैयार रही। रिपेयर बॉस जो है चेक करता रहता है कार्य करने के दौरान अगर मशीनरी में कोई रिपेयर चाहिए तो करता है। गैंग बॉस चेक करता है वर्कर्स के आने से पहले, और रिपेयर बॉस जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं उस दौरान। और लास्ट में इंस्पेक्टर होता है जो क्वालिटी चेक करता है कि काम जो है उसकी क्वालिटी क्या है। इसी चीज़ को बार बार सुने, इसी से याद हो जाएगा ये। दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब है हर चीज़ का एक आदर्श, एक बेंचमार्क होता है। जैसे पेप्सी की बोतल में फिक्स है कि 250 ml आएगी, इस कलर की होगी, बोतल का साइज़ ये होगा। इसको हम जो है ये कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक बेस्ट फॉर्म होता है और सारे प्रोडक्ट उसी बेस्ट फॉर्म में निकले। चिप्स के पैकेट एक जैसे निकलें, कोल्ड ड्रिंक एक जैसी निकले, ताकि हम इसको यूनिफॉर्मिटी के कारण कोई भी पिक कर सके। ऐसा ना हो छांटने ना पड़ा, सामान छांटना नहीं पड़े, जो अवेलेबल है कहीं से भी पिक करें। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी वैरायटी को दूर करना। जैसे चाय पत्ती के पैकेट जो हैं 100 ग्राम में मिलेगा, 250 ग्राम में मिलेगा, 500 ग्राम में मिलेगा, लेकिन 2 किलो 2.5 किलो और 125 ग्राम 150 ग्राम अननेसेसरी वैरायटी हटा देंगे। तीसरी टेक्निक है मेथड स्टडी। हर कार्य को करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है और उसी को चूज़ करके हमेशा उसी को फॉलो करें, मेथड भी बार बार चेंज ना करें। मोशन स्टडी बताते हैं कितने मूवमेंट करने हैं कार्य को करते समय, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होते। आपने अगर फूड फैक्ट्री देखा हो डिस्कवरी पे जो आता है
तो उसमें देखो जो वर्कर्स होते हैं ना, वो उनके हाथ एक सेट मोशन में चलते हैं, इधर उधर नहीं जाते, ताकि एक्स्ट्रा मूवमेंट कम हो जाए और समय बच जाए, थकावट भी बच जाए। टाइम स्टडी बताती है हर काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है और कार्य उसी टाइम में पूरा भी हो। फटीग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन, कितने समय बाद वर्कर थक जाते हैं, उनको ब्रेक चाहिए और कितने समय का। जैसे आपकी रिसेस 15 मिनट या 20 मिनट की हो, वर्कर्स का होता है उनको 2 टी ब्रेक मिलते हैं, एक 11 बजे एक 4 बजे, सिर्फ 15-15 मिनट के, और लंच ब्रेक होता है उनका 1 घंटे का। तो ऐसा औसतन मापा गया है कि 3 घंटे काम करके वर्कर्स को थोड़ी थकावट होते हैं और 15 मिनट के अंदर वो रिफ़्रेश हो जाते हैं चाय पी के। उसके बाद 5-6 घंटे बाद जब उनको 1-1:30 बजे ब्रेक मिलता है तो ज़्यादा थके होते हैं, उनको खाने की भी ज़रूरत होती है, 1 घंटा ब्रेक चाहिए। तो कितने घंटे के बाद ब्रेक चाहिए और कितने समय के लिए, 15 मिनट का या आधे घंटे का, कब वो थकते हैं। लास्ट है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, एक जो टारगेट समय पे पूरा करे, एक जो टारगेट समय पे पूरा नहीं करते। जो समय पे पूरा करते हैं उनके लिए रेट अलग है कि प्रति यूनिट इनको 10 रुपये मिलेंगे। जो समय पे पूरा कर लेंगे उनको 10 रुपये, जो नहीं करते उनको 9 रुपये। या मान लीजिए एक दिन में आपको 100 यूनिट बनाने हैं, जो 100 या उससे ज़्यादा बनाएगा 10 रुपये प्रति यूनिट, जो 100 से कम बनाएगा 9 रुपये। तो अगर ए ने जो है 101 यूनिट बनाए तो उसकी तनख्वाह हो जाएगी 101 गुणा 10, और बी ने जो है 95 बनाए तो उसकी होगी 95 इंटू 9। ये वाला क्वेश्चन आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन है और उसमें कैलकुलेशन पूछी गई है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें जो है ना जिससे डिफ्रेंशिएट हो सकता है, आप सिर्फ इसको सुन लो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बार बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है।